नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 25। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ भी है, बहुत बार आया हुआ है। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए, यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, केवल अपने को उसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो अलग अलग पार्ट में पूछा जाता है। लिंग निर्धारण का आरेख चित्र अलग होता है, इसका वर्णन है, उसके नंबर अलग होते हैं। तो देखिए, हमें इसमें सावधानी किसमें बरतनी है? सावधानी केवल इसमें बरतनी है। मादा है वो XX और नर है वो XY। अब इन दोनों के युग्मक बनाने, युग्मक बनाते समय हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाले कोष्टक में लिखी हुई ये चीज़ सेम टू सेम वो चीज़ वापस लिखनी है। जैसे XX लिखा हुआ है तो उनको अलग अलग आप X और X लिख दें। इसमें जो X और Y है इसको X और Y लिख दें। ठीक है, जैसा ऊपर कोष्टक में लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही युग्मक बनाते समय लिखना है। ठीक है, अलग से कोई इसमें नई चीज़ नहीं लिखनी है। मादा है तो अंडाणु है, नर है तो शुक्राणु है। ठीक है, उसके बाद जैसा हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं वैसे गुणा करना है। ये जो x है, इस x का एक बार गुणा इससे करना है, एक बार गुणा इससे करना है। ठीक है, दूसरी बार इस x का एक बार गुणा इससे करना है, एक बार गुणा इससे करना है। ठीक है, केवल बस इतना करना है। इसके बाद जो चार प्रकार के हमें अलग अलग यहाँ प्राप्त होते हैं वो XX, XY, XX और XY। इसका मतलब ये है कि 50% है वो नर और 50% मादा होने की संभावना होती है। यह है मानव का लिंग निर्धारण का आरेख चित्र। और यदि हमें इसका वर्णन करना है तो जैसा इसमें हमने चित्र बनाया है ये, इसको वैसा का वैसा ही लिखना है। ऐसा लिखना है, उपरोक्त चित्रानुसार मादा में XX गुणसूत्र जबकि नर में XY गुणसूत्र होते हैं। मादा के युग्मक XX और नर के गुण युग्मक है वो XY होते हैं। F1 पीढ़ी के अंदर जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो 50% नर और 50% मादा होने की संभावना होती है। इस प्रकार मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार रफ कॉपी में बना करके इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद है ग्रेगर जॉन मेंडल का संक्षिप्त परिचय लिखिए। इसको मैंने यहाँ अलग से ऐड किया है। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 के बीच इनका जीवन काल था। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा ये विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल हो गए थे, लेकिन उनकी जो रिसर्च थी उस रिसर्च को दबा नहीं सकी ये असफलता, और वे अपने मोनेस्ट्री में वापस आ गई तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। कौन से पौधे पर? मटर पर। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो मटर के पौधे पर प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर व अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था। इससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान और गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। यानी इससे पहले भी बहुत सारे रिसर्च हुई थी बहुत सारी, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। मेंडल को सफलता मिलने का कारण क्या था कि मेंडल को विज्ञान और गणित दोनों का नॉलेज था। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की, और इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सफलता मिली। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के अंदर एक ही लक्षण का अध्ययन किया और उस लक्षण को अध्ययन करने के साथ साथ रिकॉर्ड रखा गया, जिसके कारण वंशागतों के नियम की उन्होंने
प्रतिपादन करने की सफलता मिली। तो ये था जॉन ग्रेगर मेंडल के जीवन परिचय। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मटर के पौधे को क्यों चुना, जीवन परिचय क्या है, प्रभाविता का नियम क्या है, एकल लक्षण का नियम क्या है। यहाँ इसमें जो जो दिए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें है जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप में क्या अंतर है। देखिए, जब भी हम सिंगल क्रॉस यानी एकल क्रॉस और द्वितीय क्रॉस जो करवाते हैं उनमें ये अनुपात लिखा जाता है, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो, यानी जीन प्रारूप क्या है, लक्षण प्रारूप क्या है। होता क्या है जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप? जीन प्रारूप का मतलब है जो जीव है उसमें जीन किस टाइप के हैं, जीन के अनुसार उनका अलग अलग डिवाइडेशन किया जाता है। दूसरा है लक्षण प्रारूप, उनके लक्षण क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, इन दोनों में क्या अंतर है। यदि हम जीन के अनुसार देखें तो लंबेपन का गुण, इसमें क्या है, कैपिटल टी लंबेपन का गुण और स्मॉल टी है बौनेपन का गुण। इसमें दोनों ही लंबेपन के गुण है, ठीक है। ये जीनोटाइप रेशियो है, यानी जीन के अनुसार ये दोनों अलग अलग है। जीन के अनुसार क्या है, दोनों अलग अलग है। जबकि लक्षण के अनुसार क्या है, दोनों ही लंबे पौधे हैं, ये भी लंबा है ये भी लंबा है। अंतर है ये अशुद्ध लंबा है और ये शुद्ध लंबा है। तो लक्षण के अनुसार दोनों पौधे लंबे हैं और जीन के अनुसार दोनों पौधे अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। अंतर देखते हैं हम एक एक का। जीन प्रारूप किसी जीव का जीनी संगठन को व्यक्त करता है जो वास्तव में उस जीव के विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। यानी जीन प्रारूप है उनकी जीनी संगठन क्या है उसको हमें उसकी जानकारी देता है कि वास्तव में उसके जो लक्षण हैं वो लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन कौन से हैं। जैसे कैपिटल टी ये लंबेपन का गुण है, कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा भले ही लंबा है लेकिन दोनों के जीन अलग अलग है। लक्षण प्रारूप जीवों के आकार, आकृति, रंग, स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। लक्षण प्रारूप है वो केवल बाह्य लक्षण देखता है कि इसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, आकार कैसा है, अंदर जीन है उसके संगठन को नहीं देखता है। नेक्स्ट है किसी भी जीव के जीन प्रारूप को स्थापित करने हेतु उसमें उसके पूर्वज के अध्ययन को आधार बनाया जाता है। यानी किसी भी जीव के जीनी प्रारूप यदि हमें ज्ञात करना है तो उसके पूर्वजों के जीनों या डीएनए का अध्ययन किया जाता है। लक्षण प्रारूप क्या है, बाह्य रूप से दिखाई देने वाला रूप ही लक्षण प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है। यानी बाहर से यदि कोई दिखाई जो भी लक्षण दिखाई दे रहा है, यदि लंबा है तो वो लंबेपन का गुण है, यदि वो बौना है तो बौनेपन का गुण है। अंदर जीन क्या है उसका कोई अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये था कार्यपत्रक 25। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 26 की। ये इसी संबंधित है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, कार्यपत्रक 26। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अंग समजात है और कौन से समवर्ती अंग है। समजात और समवर्ती अंग किसे कहते हैं, अंतर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे कौन कौन से समवर्ती अंग हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हाथी की सूंड और चिंपैंजी का हाथ। हाथी की सूंड और चिंपैंजी का हाथ क्या है, समवर्ती अंग है। कार्य समान है, उत्पत्ति संरचना भिन्न भिन्न है। यानी सूंड से और चिंपैंजी अपने हाथ से दोनों काम समान है। दोनों के काम क्या है, दोनों के कार्य क्या है, दोनों के वर्क क्या है, वो वर्क समान है, इसीलिए वो समवर्ती अंग यानी समान कार्य करने वाले अंग समवर्ती अंग कहलाते हैं। जबकि दोनों की उत्पत्ति है वो अलग अलग है, ठीक है। दूसरा चिड़िया के पंख और चमगादड़ के पंख। चिड़िया के पंख उड़ने के काम आते हैं, चमगादड़ के पंख उड़ने के काम आते हैं, समान कार्य है तो समवर्ती अंग है। मनुष्य को नाखून और बिल्ली का पंजा, समजात। कार्य भिन्न, संरचना समान है, जिसकी संरचना समान होती है वो समजात अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल द्वारा दिया गया पृथक्करण का नियम क्या है। देखिए जब प्रथम पीढ़ी F1 के विषम युग्मनजी पौधों में
स्वयं परागण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। F1 पीढ़ी में साथ रहने पर भी लक्षणों का मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय पृथक पृथक हो जाते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसके अंदर आप एक अब ये डायग्राम भी बनाना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसके युग्मक क्या होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके भी क्या होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका हम गुणा करेंगे तो मैं इसके नंबर, ये जो है ये युग्मक है, इसको आप क्या लिखेंगे? युग्मक, ठीक है। ये क्या है? जनक। यहाँ लिख देना ये F1 पीढ़ी से प्राप्त हुए। किस पीढ़ी से प्राप्त हुए? F1 पीढ़ी से प्राप्त हुए। अब इसमें क्या बनेगा? कैपिटल टी एक, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी दो, और फिर इसमें बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी तीन, और चौथा बनेगा स्मॉल टी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है? देखो ये है एक नंबर, ये दो, ये तीन और ये चार। एक नंबर है वो जीनोटाइप की हम बात करें, आगे लिखना आप इसमें जीनी प्रारूप, नहीं जीनी अनुपात, सॉरी जीनी अनुपात। जीनो अनुपात क्या लिखोगे? 1:2:3। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, जीनी अनुपात 1:2:1। कैसे? एक तो ये अकेला है, कैपिटल टी एक, ये दूसरा और तीसरा देखो सेम है, ये दो हो गए और तीसरा एक अलग है, ठीक है। ये तो इनका जीनी प्रारूप। अब लक्षण प्रारूप क्या लिखोगे? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही लंबे हैं तो 3:1। लक्षण प्रारूप क्या होगा? 3:1। लक्षण अनुपात क्या होगा? 3:1, यानी 3 पौधे लंबे, एक पौधा बोना। जीनी प्रारूप क्या होगा? 1:2:1, ठीक है। ये इसके अंदर आप आरेख बनाएंगे। इस आरेख में ये समझा रहा है कि F1 पीढ़ी के अंदर लंबेपन और बोनेपन का गुण दोनों साथ साथ है, जबकि F2 पीढ़ी के अंदर बोनेपन का गुण अलग हो जाता है, लंबेपन का गुण है वो अलग हो जाता है, पृथक पृथक हो जाते हैं। इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। एक दूसरे से ये संदूषित नहीं होते हैं, शुद्ध प्रदूषित नहीं होते हैं, इसलिए इनको शुद्धता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन ने किस सिद्धांत की परिकल्पना की थी? तो डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का द्वारा जैव विकास, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की व्याख्या या परिकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है? जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब जीवों के अंश। क्या है? जीवों के अंश। यानी प्राचीन काल के अंदर पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो भूकंप के कारण या प्राकृतिक घटनाओं के कारण पृथ्वी के तले के अंदर दब गए, पृथ्वी की अंदर की परतों में दब गए। पृथ्वी के ऊपर का दाब और अंदर के ताप के कारण वो धीरे धीरे हैं वो जीवाश्मों में बदल गए। लिखेंगे कैसे? विलुप्त जीवों के अवशेष चिन्ह जो पृथ्वी के चट्टानों में पाए जाते हैं। जो जीव हजारों वर्षों पहले पृथ्वी के अंदर दब गए थे, उच्च ताप व दाब के कारण जीवाश्म में बदल गए। तो ये भी वर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, अलिंगी गुणसूत्र क्या है? मानव में कितनी अलिंग गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। और जोड़े की हम बात करें तो 43 गुणसूत्र। ये पूछ क्या रहा है, इसको ध्यान से पढ़े। अलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? मनुष्य में कितने अलिंग गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं,
जिसमें दो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, यानी दो गुणसूत्र है वो लिंग निर्धारण का काम करते हैं, वो सेक्स डिटरमिन का काम करते हैं कि ये आने वाली संतति मादा होगी या नर होगी। ये निर्धारण करने का काम दो गुणसूत्र करते हैं। इसका मतलब पीछे कितने बच गए? 44 गुणसूत्र हैं, वो शरीर कैसा होगा उसका निर्धारण करते हैं। तो वो अलिंगी गुणसूत्र है जो लिंग का निर्माण नहीं करते हैं। इनको कायिकी गुणसूत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये काय यानी शरीर का निर्माण करते हैं। तो अलिंगी गुणसूत्र है वो शरीर का निर्माण करने वाले होते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे हम? मनुष्य में 43 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 43 दूना 46 हो गए, जिसमें एक जोड़ा लिंग निर्धारण, एक जोड़ा का मतलब दो गुणसूत्र का कार्य करते हैं। शेष 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र हैं वो कायिकी होते हैं जो शरीर निर्माण का कार्य करते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र को अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात और समवर्ती अंग है वो किसे कहते हैं? किसी ने अंतर क्या है दोनों में? देखिए मैंने यहाँ दो तीन क्या 5 अंतर लिखे हैं। देखिए आप, तो आप इसी प्रकार अंतर लिखना है इसको। ठीक है, यहाँ जगह कम होने के कारण थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही है। वे अंग जिनकी संरचना समान कार्य भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। आपको पूरा लिखना है। वे अंग जिनकी संरचना समान तथा कार्य भिन्न भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, समवर्ती वे अंग जिनके कार्य समान संरचना भिन्न भिन्न होती है वो समवर्ती अंग कहलाते हैं। फर्स्ट अंतर। सेकंड, ये संरचना प्रभावित करती है कि इनको धारित करने वाले जीव विकास दृष्टि से जुड़े हैं। यानी ये संरचना प्रभावित करती है कि इनको धारित करने वाले जीव विकास दृष्टि से जुड़े हुए हैं, यानी विकासवाद का सिद्धांत है उन पर लागू होता है। ये संरचना प्रमाणित करती है कि इनको धारित करने वाले जीव विकास दृष्टि से अलग अलग हैं। यानी इनमें कार्य तो समान दिखता है लेकिन उत्पत्ति डिफरेंट टाइप की होती है और अपने को ऐसा लगता है कि दोनों सेम चीज़ है जबकि सेम नहीं होता है। तीसरा अंतर है संरचना बाहर से देखने पर अलग अलग है। इनकी संरचना है वो बाहर से देखने पर अलग अलग है जबकि वास्तव में संरचना क्या होती है? समान होती है। इसकी संरचना बाहर से समान नजर आती है। चौथा अंतर क्या है? आंतरिक संरचना समान होती है और इनकी आंतरिक संरचना समान नहीं होती है। उदाहरण जैसे घोड़े के पैर और मनुष्य के हाथ, संरचना समान, कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। घोड़ा चलने के काम में लेता है जबकि मनुष्य अग्रपाद यानी हाथ को चलने के काम में नहीं लेता है। जबकि संरचना समान है, कार्य भिन्न भिन्न है। समवर्ती में क्या है? देखिए पक्षी के पंख और कीट व चमगादड़ के पंख, कार्य समान है। पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख या कीट के पंख, कार्य क्या है? समान है। पक्षी उड़ने में काम में ले रहा है, कीट भी उड़ने में काम में ले रहा है, चमगादड़ के पंख उड़ने में काम में आ रहा है, जबकि संरचना अलग अलग है। जबकि संरचना क्या है? अलग अलग है। तो ये था कार्यपत्रक 25 और 26। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी अपने एक दोस्त के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।